नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में 24 अगस्त 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है ए बी की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। यदि ए अकेला कार्य को 26 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी की कार्य क्षमता के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो दिया है कि 60% अधिक दक्ष है ए बी की तुलना में। तो 60% का मतलब होता है 3/5। अगर बी जो है वो 5 है तो ए हो जाएगा 3 ज्यादा होके कितना 8। तो लिख देते हैं हम कि यहाँ पे ए है, बी है और ए प्लस बी है। तो दिया है कि B की जो कार्य क्षमता है वो अगर 5 है तो A की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5 और 3 8। ये आ गया यहाँ से 60% अधिक दक्ष दिया हुआ था वहां से। अब हमें दिया हुआ है कि A अकेला कार्य को 26 दिन में करता है, तो यहाँ पे A के लिए दिनों की संख्या दिया था 26 दिन। तो 26 दिन को जब हम कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। तो कुल कार्य आ जाएगा 26 गुणा 8 करने पे। और यहाँ पे दिया है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता कुल मिला के 8 और 5 13 हो जाएगी। जब 13 का भाग दे देंगे हम कुल कार्य जो कि 26 गुणा 8 है, तो दोनों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आ जाएगी। तो हम करते हैं कि दोनों द्वारा लिए गए दिन बराबर हो जाएंगे 26 गुणा 8 बटे 13 और यहाँ से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 8 दूनी 16। तो ए और बी को मिलकर कार्य करने में 16 दिन लगने वाले हैं, तो 16 दिन इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है कि 2 + √3 होल स्क्वायर माइनस 2 - √3 होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्ट आउटपुट ज्ञात करेंगे। तो ये होता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है, यहाँ से 2ab आता है और यहाँ से भी 2ab, तो ये 4ab हो जाता है। और इसी का जो है दूसरा रूप भी याद कर लेते हैं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2ab कट जाता है तो बचता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हमसे पूछा है जिसका आंसर होगा 4ab, मतलब कि 4 × 2 × √3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8√3। तो 8√3 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि 2 साल में 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 1000 रुपए है तो समान समय एवं दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि 2 साल में 8% दर से, मतलब कि 8% वार्षिक है, तो 2 साल के लिए जो कुल दर हो जाएगी एसआई के लिए, तो एसआई के लिए कुल दर हो गई है 16%, क्योंकि 8% पहले साल और 8% दूसरे साल, 8 और 8 16 हो गए। तो यहाँ पे निकालते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुल दर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सीआई के लिए जो दर होगी वो आएगी a + b + ab/100 करने पर 8 + 8 + 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, बटे 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 8 16 और ये 0.64 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देते हैं कि 16.64 सीआई के लिए जो है दर आ गई है 2 साल के लिए। तो हम निकालते हैं कि 16% का मान दिया है हमको 1000 रुपए, तो 16.64% का मान क्या होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए। तो यहां से लिखते हैं कि 16% ये बराबर है 1000 रुपए के। तो यहां से 1% का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1000 बटे 16 और हमको निकालना है 16.64% का मान। तो यहां से दशमलव को हटा देते हैं और नीचे आ जाएगा 100। 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, 0 16 चौके 64 और यहाँ पे ये डबल 0 कट जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 104 गुना 10, 104 गुना 10 करने पे आ जाएगा 1040 रुपए। 1040 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है 12 वस्तुएं 180 रुपए में बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे दिया है कि हमें हानि हो जाती है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उन वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे हमारे पास क्रय मूल्य रहा होगा, तो क्रय मूल्य और उस पे हो गई है हमें हानि, तो हानि के बारे में दिया हुआ है और पहुंच जाएंगे विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे पहुंच गए। यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य जो है वो 12 एसपी के बराबर है और हानि जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 एसपी के बराबर है। तो यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि करने पे 21 एसपी। तो यहाँ पे दिया है कि 12 एसपी बराबर है 180 रुपए। तो अब हमें याद करना है कि 21 एसपी बराबर कितना होगा।
तो यहां से देखेंगे तो 180/12 कर देंगे और गुना 21 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 21 एसपी बराबर, मतलब कि जो कि क्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो यहां से काटते हैं, 12 एकम 12 बचेगा 6, 6 0 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60, तो 21 गुना 15 आ गया है। 15 एकम 15 हासिल 1 और 15 दुना 30 और 1 31, तो 315 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से है, जिसमें दिया है कि 3a² प्लस 8ab(x) प्लस 4b² 0 के लिए मूलों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण है जो कि x में है, यहाँ पे x² है, ये x² का गुणांक है पूरा, यहाँ पे ये x है, ये x का गुणांक है और ये पूरा जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूलों का योग जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं वो आता है -b/a। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास -8ab/3a²। तो इसको सोल्व करेंगे तो a से a काट देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो कि था मूलों का योग ये आ गया -8b/3a। तो 8b/3a माइनस में इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो है उसमें दिया है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है कि एक बेलन है और उसके लिए त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान दे रखा है। तो ऊंचाई h बराबर तो है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई r इंटू h। तो 2 पाई r त्रिज्या है और h ऊंचाई है, तो 2 गुना 22/7 पाई का मान रख देते हैं, r बराबर 14 और h बराबर 6 रख देते हैं। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया यहाँ पे, और 2 दूनी 4 और 22 चौके 88 होगा। तो 88 गुना 6 करते हैं तो 8 6 48 का 8 हासिल 4 और 6 8 48 अगेन 48 और 4 52 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर, जो कि होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 गुना 2 गुना 3 और इस तरीके से ये 84 तक जो है गुना है और उसमें हमें अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि सबसे लास्ट में जो है कितने शून्य आएंगे जब इसको गुणा करेंगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 84 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसे हम 5 से भाग देते जाते हैं। कैसे, 84/5 करेंगे तो ये 16 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, और जब 16 को फिर से 5 से भाग देंगे तो ये 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। इस तरीके से अब ये 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यहां से हमारे पास अनुगामी शून्यों की संख्या आ जाएगी 16 + 3 करने पे 19। तो 19 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि अनुगामी शून्यों की संख्या होगी। अगले प्रश्न में हमें दिया है कोई दुकानदार लागत मूल्य में वस्तु बेचने का दावा करता है एवं 25% का लाभ कमाता है, तो हमें ज्ञात करना है कि वह 1 केजी के स्थान पर कितना वजन का इस्तेमाल करता है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया है 25% का लाभ कमाता है, 25% बराबर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का मतलब है कि ये वाला जो है ये तो है कि गलत जो वजन इस्तेमाल करता है वो है, और वो कितना कम करता है वो ये लिखा हुआ है कि ये कमी है। तो इस तरीके से गलत वजन 4 का है और 1 की कमी है, तो मतलब उसको 5 का करना चाहिए था परंतु वो 4 का कर रहा है। तो यहां से हमको दे रखा है 5 का मान जो है 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम के बराबर है। तो इसको हम 1000 ग्राम पे पहुंचने के लिए 200 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम 200 से गुणा करके निकाल सकते हैं कि उसने गलत जो वजन इस्तेमाल किया वो कितना है। तो 200 गुणा 4 करने पे हमारे पास आ जाएगा 800 ग्राम। तो 800 ग्राम जो है वो वजन का इस्तेमाल करता है 1 केजी के स्थान पर, जिसका आंसर हो जाएगा 800 ग्राम। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है, जिसमें दिया है वर्गमूल में 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ का हल ज्ञात करो। तो इसको सोल्व करते हैं और इसको कर देते हैं हम कि 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ और 1 + sin θ से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर ही 1 + sin θ का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया हमारे पास a + b a - b जैसा, जो कि होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - sin² θ। अब इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 1 + sin θ आ जाएगा बाहर, और 1 - sin² θ होता है cos² θ। तो वर्गमूल में cos² θ आएगा, तो वर्गमूल से बाहर आके cos θ हो जाएगा। तो हमारे पास अब आ गया है 1 + sin θ अपॉन cos θ।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा जो कि सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक अर्धवृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है कि इसका परिमाप, तो अर्धवृत्त के लिए जब हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसके लिए ये अर्ध परिधि आएगी। तो अर्ध परिधि बराबर हो जाएगा, जैसे पूरी परिधि 2 पाई r होती है तो ये हो जाएगी 2 पाई r अपॉन 2, और प्लस हमें ये व्यास जोड़ना पड़ेगा। तो व्यास जोड़ना पड़ेगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं d। तो 2 पाई r अपॉन 2 प्लस d बराबर हो जाएगा इसका परिमाप। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, तो पाई का मान 22/7 और r जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे कि व्यास दिया हुआ है तो ये 21/2 हो जाएगा, प्लस d तो जो है हम 21 ही रखते हैं क्योंकि व्यास का मान 21 है। तो यहाँ से हम काटते हैं तो ये 2 से 11 बार कट जाएगा, और ये 7 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। तो 11 3 33 प्लस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54। तो 54 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। इसको सोल्व करते हैं और हम देखते हैं कि 15% की हानि होती है, तो मतलब कि अगर 100 रुपए की खरीद के लेके आया होगा तो 85 रुपए में बेचा होगा। तो अब हमें दिया है कि 15% लाभ कमाना है, मतलब कि 115 रुपए में बेचना है, तो उसका मान क्या होगा। तो यहां से 85 बराबर है 340 रुपए, तो 115 रुपए बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है कुल मिलाकर। तो हम क्या करते हैं कि 340 बटे 85 गुणा 115 कर देते हैं। क्यों, 85 रुपए बराबर 340 के बराबर है, तो इसमें 85 का भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा, और 115 से गुणा कर दिया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 17 से काटते हैं, 17 दूना 34 तो ये 20 आ गया, और 17 5 85 ये 5 बार आ गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो इस तरीके से 23 दूना 46, तो 460 रुपए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दो एक समांतर रेखाएं हैं और ये त्रियक रेखा है, तो ये त्रियक रेखा जो है इसके साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये x डिग्री का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ये जो कोण है और ये कोण मिलके 180 डिग्री होगा, तो 120 डिग्री हो गया है तो ये 60 डिग्री होना पड़ेगा, और ये 60 डिग्री और x डिग्री जो है शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि माध्यिका व माध्य का मान क्रमशः 6 और 2.5 हो तो बहुलक का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ पे मान रखते हैं कि बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका जो कि दिया है 6 माइनस 2 गुणा माध्य करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 2.5 से, तो 6 3 18 और 2.5 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 18 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा बहुलक का मान, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि A, B, M, C किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन एवं 60 दिन में करते हैं, यदि B व C प्रत्येक तीसरे दिन A की सहायता करते हैं तो कार्य समाप्त होने में लगा समय क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि पहले दिन A करता है, दूसरे दिन फिर से A करता है, और प्रत्येक तीसरे दिन जो है B और C A की सहायता करने आ जाते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C काम करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि A, B व C के कार्य जो है वो 20 दिन 30 दिन व 60 दिन है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा जो कि आएगा 60, और 60 से इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे A की, तो 60 बटे 20 करने पे 3 कार्य क्षमता आ जाएगी, 60 बटे 30 करने पे 2 कार्य क्षमता आ जाएगी B के लिए, और C की कार्य क्षमता जो है वो आ जाएगी 60 बटे 60 करने पे 1। मतलब कि प्रत्येक 3 दिन में जो काम किया जा रहा है वो पहले दिन 3 काम हो रहा है A द्वारा किया गया, फिर अगले दिन भी A द्वारा 3 काम किया गया, और अब उससे अगले दिन तीसरे दिन जो है वो A, B और C मिलके करेंगे तो यहाँ पे 6 काम हो जाएगा। तो टोटल जो काम हो रहा है वो हो रहा है 12 काम। कितने दिन में, ये 3 दिन में हो रहा है। तो 12 काम 3 दिन में हो रहा है, और हमें करवाना है टोटल काम 60 काम, तो इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 3 15 दिन। तो 15 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा जब B और C जो है प्रत्येक तीसरे दिन A की सहायता करने आ जाते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, एक चतुर्भुज के 4 कोण, इनका अनुपात 2:3:5:6 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनके योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं
कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 ये बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। और तो सबसे छोटा कोण जो है वो 2 है, तो 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा ये 5 और 3 8 और 2 10 और 10 और 6 16। तो 16 का जो मान दिया हुआ है वो 360 के बराबर है, तो 1 का मान निकाल लेते हैं यहां से। यह आ जाएगा 360 बटे 16 और गुणा हम कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटा कोण। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचेगा 4, 4 के आगे 0 आ जाएगा 40, 8 बजे 40। तो 45 डिग्री जो है सबसे छोटे कोण का मान आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है, जिसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम बोर्डमास प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, और फिर प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 गुणा 12, और जब हम 12 में 12 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। 12 प्लस 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा माइनस 1। तो यहां से सोल्व करने पे ये क्या आ जाएगा, 12 प्लस 144 करेंगे तो 156 आ जाएगा। 156 माइनस 1 करने पे आएगा 155। तो 155 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या 7 और 11 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 7 और 11 से भाजकता के नियम के लिए सबसे पहले हम 11 के लिए चेक करते हैं। तो 11 के लिए क्या होता है कि कोई भी संख्या दी गई है तो हम अल्टरनेट संख्याओं का योग करते हैं और उनको आपस में माइनस करके देखते हैं। तो वो अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य 11 आ जाए या फिर 11 का कोई और मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये दोनों मिला के 8 हो रही है और ये दोनों मिला के भी 8 हो रही है। तो 8 माइनस 8 करने पे 0 आ जाएगा, मतलब ये 11 से विभाज्य है। और इसके लिए चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 1 9 हो रही है। और इसमें जब 9 में से 7 और 1 8 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 करने पे 1 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो 9 और 1 10 हो रहा है, और 10 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे इसी को चेक करते हैं अब 7 के लिए, क्योंकि ये 11 से विभाज्य हो गई है। तो 1771 जो है इसमें हम 7 का भाग देके देख लेते हैं डायरेक्टली। तो 7 दूनी 14, 3 7 37, 7 पंजे 35, 2 बचेगा 2 1 21 और 7 ये 21। तो पूरा भाग जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 1771 जो है वो 7 और 11 से पूरी तरह विभाज्य है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।